अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर मुख्तार के मुंह से बेसाख्ता निकला। वाइब लैब के हॉलनुमा कमरे में कर्नल दुबे और कैप्टन ताराचंद खुशखबरियों में मशगूल थे। मेरे ख्याल से सर, इस हमले के बाद अब उन्हें इलाके में तो सर उठाने की हिम्मत नहीं होगी। कैप्टन ताराचंद ने चापलूसी के अंदाज में कहा। वो जानता था कि झूठ बोल रहा है, उसे इल्म था कि उनका ये तबाहकुन हमला नाकाम रहा था। कमांडर मुख्तार की लाश भी उनको नहीं मिली थी और बेस कैंप से आने वाले मुजाहिदीन में से कोई जिंदा हाथ नहीं लगा था जिन शुहदा की लाशें मिली थीं। उनमें सिर्फ 2 काबिल शनाख्त थे या फिर अमीर अली की शनाख्त मुमकिन हुई थी, जिसका मतलब यही था कि वो लोग बचकर निकल गए हैं। लेकिन वो गए कहाँ? उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान ने निगल लिया? कैप्टन ताराचंद भी सोच सोच कर परेशान हो रहा था। उसकी दरख्वास्त पर हाई कमान ने जितना बड़ा ऑपरेशन किया था और जिस नौयत की गोलाबारी की गई थी, उसके बाद तो इस इलाके में मौजूद फ़ौज की बटालियन का सफाया हो जाता। आला सतह पर इस गोलाबारी का सख्ती से नोटिस लिया गया था। इस नौयत की गोलाबारी इससे पहले इस इलाके में तो क्या, कश्मीर के किसी इलाके में भी नहीं की गई थी, लेकिन अब भी उन्हें मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए थे। कर्नल दुबे ने यह कहकर उनकी तसल्ली करवा दी थी कि इससे इर्द गिर्द मौजूद दहशतगर्दों का मोराल डाउन होगा और अब उन्हें खुलकर हमले करने की जुर्रत नहीं होगी। इसके बावजूद आला अफसरान नाक भूंज चढ़ा रहे थे। वो तो ठीक है ताराचंद, लेकिन मुझे बाहर सूरत ज़ैनब चाहिए। जब तक मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा मेरे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। 6 नंबर वाले ओपी की रिपोर्ट है कि उसने मरने वाले बूढ़े के साथ एक लड़के और लड़की को भी देखा था। मुझे यकीन है कि वो लड़की ज़ैनब ही थी। उसने अपने पोस्ट कमांडर को इत्तला दी थी, जिसका कहना है कि उसने फायरिंग इस तरह करवाई थी कि वो लोग बौखलाकर उनके घेरे में आ जाएं। लेकिन वो कमबख्त लड़का बहुत तेज़ दिखाई देता था, खुद भी निकल गया और इस लड़की को भी निकाल कर ले गया। हमारे लिए एक बूढ़ी लाश छोड़ गया। कर्नल दुबे ने नफरत और गुस्से से करीबन चीखते हुए कहा। कमांडर मुख्तार की चालाकी और बहादुरी से इनकार नहीं सर, लेकिन मैं भी यही कहने वाला था कि वो अभी बिल्कुल मफलूज है। उसके तीनों हाइड आउट हमारी नज़रों में आ चुके हैं। उसके साथी करीबन मारे जा चुके हैं और असलहे के दोनों ज़हीरे हमारे कब्ज़े में हैं। फिर समझ नहीं आती इस मोर्चे से जवाबी फायरिंग किस तरह हुई। वो दोनों लड़के जिनकी लाशें LMG वाले मोर्चे से मिली हैं ताज़ा दम लगते थे, हमारे तमाम टाउटों के लिए अजनबी थे। सर, मेरा तो शुरू से यही थीसिस है कि सरहद पार से इन लोगों को कमक पहुंचाई गई। ताराचंद ने फिर चापलूसी का अंदाज इख्तियार किया। कर्नल दुबे बड़ा मुंहफट आदमी था, लेकिन ताराचंद के सामने वो ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके बहुत से खुफिया हिसाब किताब ताराचंद के इल्म में थे और खुफिया फंड्स का हेर फेर भी उसके बगैर मुमकिन नहीं था। कुछ भी हो ताराचंद, मुझे तो ज़ैनब चाहिए। और हाँ, ये जो साला नया लोंडा आया है बड़ा मंजा हुआ लगता है, उससे होशियार ही रहना। आजकल सरहद पार से बहुत ट्रेन लोग आ रहे हैं। उसने बड़े माहिर कमांडरों की तरह कल की लड़ाई लड़ी है। मुझे तो उनकी आर्मी ही का कोई आदमी लगता है। कर्नल दुबे ने जहांगीर के मुतालिक अपने खदशात का इजहार किया। आप मुतमईन रहिए सर, मेरा सर्च ऑपरेशन जारी है, बचकर नहीं जा सकते। सोपूर से निकलने वाले हर रास्ते पर मैंने जासूसों का जाल फैला दिया है। और रही इस लड़की की बात, तो मुझे भी उसका बहुत सारा कर्ज सूद समेत लौटाना है, ताराचंद ने कहा। लेकिन पहले मुझे, कर्नल दुबे ने विस्की का घूंट हलक से नीचे उंडेलते हुए कहा। यस सर बास फस, ताराचंद ने शैतानी कहा बुलंद किया। दोनों ज़ैनब और सरहद पार से आने वाली नई कमक की बातें करते रहे, जिसके बाद बैरे ने लॉन्च तैयार है कि इत्तला दे दी। ठीक है, लगा दो, कर्नल दुबे ने बैरे से कहा और उठकर खड़ा हो गया। अचानक ही जैसे उसे कुछ याद आ गया था। ज़रा इस बैरे को बुलाओ, उसने फ़ौरन कैप्टन ताराचंद से कहा। हैरियत सर, ताराचंद ने हैरानगी से दरियाफ्त किया। बी रेडी। कर्नल दुबे ने अपना पिस्तौल भी बड़ी फुर्ती से अपनी मेज़ की दराज खोलकर सामने रख लिया था और अब अपनी कुर्सी पर बड़ा मुख्तात होकर बैठ गया। ताराचंद को फ़ौरन ही सारे मामले की समझ आ गई। उसने इत्तलाई घंटी बजाई और फ़ौरन एक उर्दली अंदर आ गया। बैरे को बुलाओ और 2 नौजवानों से कहो अंदर कमरे में पोजीशनें ले लें, ताराचंद ने हुक्म दिया। यहाँ मौजूद तमाम लोगों का ताल्लुक चूँकि राह से था, इसीलिए उन्हें बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती थी। पलक झपकते में 2 ब्लैक कैट्स ने कमरे के दोनों कोने संभाल लिए। उसके साथ ही एक जवान बैरे को लेने चल दिया था। बैरा अंदर आया तो मुतमईन दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार अगर थे भी तो कम से कम उनकी नज़रों से ओझल थे। क्या नाम है तुम्हारा? कर्नल दुबे ने कड़क कर पूछा। जी मीर हुसैन, उसने सहम कर जवाब दिया। कब से हो यहाँ? ताराचंद ने पूछा। सर, आज 7वां दिन है, उसने कहा। दुबे कुछ सोच में पड़ गया। ठीक है, इसे अलग रखो भी, उसने अपने जवानों को हुक्म दिया, जो उसे कैदी की तरह घेरे में लेकर बाहर निकल गए। इनका सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है? दुबे ने ताराचंद से दरियाफ्त किया। सर खन्नालाल, ताराचंद ने उसे हेड बावर्ची का नाम बताया। कर्नल दुबे खन्नालाल को अच्छी तरह जानता था। गुज़िश्ता 3 साल से वो इस रेस्ट हाउस में हेड कुक था। बड़े एतमाद का आदमी है सर, ताराचंद ने उसके चेहरे पर उलझन के आसार देखकर खुद ही कह दिया।
उसे भी बुलाना ज़रा। खन्ना लाल थोड़ी देर बाद उसके सामने हाजिर था। ये नया बावर्ची कौन है? कर्नल दुबे ने पूछा। सर, अपने मीर जमान का भाई कैप्टन साहब के इल्म में है। वो 15 दिन की छुट्टी पर श्रीनगर गया हुआ है। उसी कुक की जगह रखा है। इसे मीर जमान ने होती उसका इंतखाब किया था। बड़ा माहिर का आदमी है, अपना काम अच्छी तरह समझता है। खन्ना लाल ने कहा, मेरी सिक्योरिटी चेक करवा लिया था। कर्नल दुबे ने पूछा, सर ये कैसे मुमकिन है? उसके बगैर यहाँ कौन आ सकता है? बेचारे बकरवाल हैं। मीर जमान 10 साल से आर्मी के मेस में काम कर रहा है सर। खन्ना लाल को उलझन सी होने लगी थी। ठीक है, ज़रा मुहतात रहा करो। नए लोगों की ड्यूटी इधर ना लगाया करो। ताराचंद को खतरा था कहीं खन्ना लाल छुट्टी पर ना चला जाए। वो बड़ा कर किस्म का बावर्ची था और आम किस्म के अफसरों को खातिर में नहीं लाता था। अगर खन्ना लाल भी चला जाता तो उन्हें अपनी दाल रोटी अपने लांगरियों की तैयार करदा खानी पड़ती, जिससे कम से कम ताराचंद फाके करना ज़्यादा पसंद करता था। मीर हसन की तो जान ही निकल गई थी जब उसे कर्नल दुबे ने तलब किया। वो तो भला हो खन्ना लाल का जिसने पुराने दोस्त मीर जमान की लाज रख ली, वरना शायद अब वो किसी इंटेरोगेशन सेंटर में होता। मीर हसन को इस बात का अफसोस ज़रूर था कि उसने मीर जमान को धोखे में रखा, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि मीर जमान को वो महफूज हाथों तक पहुँचा चुका है। मुख्तार से उसकी मुलाकात सरे राह हो गई थी। वो सोपूर में अपनी बहन के घर आया हुआ था। जब उसे इल्म हुआ कि कमांडर मुख्तार आज इस इलाके में आया हुआ है, उसने बड़ी मिन्नत समाजे से अपने बहनोई को, जो मुजाहिदीन का साथी था, इस बात पर राज़ी किया कि वो उसकी मुलाकात कमांडर मुख्तार से करवा दे, जो किसी अफसानवी किरदार की तरह इस इलाके में मशहूर हो चुका था। रात के दूसरे पहर जब सारा गाँव गहरी नींद सो रहा था तो वो अपने बहनोई के साथ गाँव के दूसरे कोने में पहाड़ी के दामन में बने इस घर की तरफ जा रहा था जहाँ आज रात कमांडर मुख्तार का क़याम हुआ था। दरवाजे पर उसकी बहनोई ने मखसूस दस्तक दी तो एक बूढ़े आदमी ने अपना सर बाहर निकाल कर उनकी शनाख्त दरियाफ्त की और उसकी बहनोई को पहचान कर अंदर बुला लिया। एक कदरे अंधेरे कमरे में बड़ी मध्यम सी रोशनी में उसे कमांडर मुख्तार दिखाई दिया, जो अपने 3 साथियों के साथ किसी मंसूबे पर बहस कर रहा था। उसकी बहनोई ने मीर हसन का तारुफ अपने नए साथी की हैसियत से करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए जिसने आपको सिराते मुस्तकीम पर चलाया, कमांडर मुख्तार ने कहा। मीर हसन ने उसके लिए अपने जज्बात का इजहार करते हुए उसे बताया कि वो सोपूर छावनी में बावर्ची के फ़राइज़ इंजाम दे रहा है और मुजाहिदीन की कोई खिदमत करना चाहता है। उसने कहा था कि अगर मुख्तार हुक्म दे तो वो फ़ौजियों के खाने में जहर मिला दे। नहीं मेरे दोस्त, हरगिज़ नहीं। उनकी और हमारी लड़ाई में यही तो फ़र्क है कि हम अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और वो दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं। मैं ऐसे किसी बेगुनाह भारतीय फ़ौजी को मारने के हक़ में नहीं हूँ जिसका जुर्म सिर्फ इतना है कि उसने एक भारतीय शहरी होने के नाते फ़ौज की नौकरी इख्तियार की है। ये तो हिंदू साम्राज्य है जो अपनी फितरत के मुताबिक वहशत और दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है। तुम खामोशी से नौकरी करते रहो, कोशिश करो उनकी नकलो हरकत, खसूसन कमांडरों की नकलो हरकत तुम्हारे इल्म में रहे। यूसुफ तुमसे रब्ता रखेगा। उससे पहले तुम्हारी रिश्तेदारी की नोयत मुख्तलिफ थी, लेकिन अब तुम एक नज़्म से बन गए हो। उसके अहकामात की पाबंदी करना, मुख्तार ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन अब तुम एक नज़्म से बन गए हो, उसके अहकामात की पाबंदी करना, मुख्तार ने उसे समझाते हुए कहा। मीर हसन तो बाज़िद था कि उसे तरबियत के लिए बैत कैंप में भेजा जाए, लेकिन कमांडर मुख्तार कुछ और ही सोच रहा था। वो जानता था कि भारतीय फ़ौजी के बिगड़े हुए अफसरान को अगर अपनी पसंद का बावर्ची मिल जाए तो उसकी जान नहीं छोड़ते, उसके नहरे भी उठाते हैं। मीर हसन ख़ानदानी बावर्ची था। उसमें ये सलाहियत मौजूद थी कि मैदे के रास्ते फ़ौजी अफसरों के दिल में उतर जाए। मीर हसन का दिल वहाँ से वापस जाने को नहीं चाहता था, लेकिन बादल नख्वास्ता उसे वापस आना ही पड़ा। अलबत्ता उसकी ख्वाहिश पर उसकी बहनोई यूसुफ ने उसे फ़जर की नमाज़ कमांडर मुख्तार की इमामत में अदा करने की इजाज़त दिला दी थी। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद कमांडर मुख्तार ने उसे दुआ के साथ रुखसत किया कि अल्लाह ताला उसे मुजाहिदीन की कोई बड़ी खिदमत ले ले। 2 माह तक उसका रब्ता दोबारा कमांडर मुख्तार से नहीं हो सका। यूसुफ को अलबत्ता वो छावनी में आने जाने वाले मुख्तलिफ अफसरान की नकलो हरकत से आगाह करता रहा। इस रोज़ जब उसे कमांडर मुख्तार ने मुलाकात के लिए तलब किया तो वह सजदा शुक्र बजा लाया। इस मरतबा उसे सोपूर की बजाय बांडीपुरा जाने की इजाज़त मिली थी। बांडीपुरा के बस स्टॉप पर यूसुफ उसका मुंतज़िर था, जो उसे अपने हमरा लेकर पैदल ही एक तरफ चल दिया। पहाड़ियों और जंगलों में 2-2.5 घंटे चलने के बाद शाम डले इस हाइड आउट तक पहुँचे थे जहाँ कमांडर मुख्तार मौजूद था। मीर हसन फरते मोहब्बत से बेकाबू होकर उसकी तरफ बढ़ा और मुख्तार ने बेख्तियार उसे गले लगा लिया। कैसे हो मीर हसन? उसने बड़ी अपनाइयत से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहैर आफियत देखकर दिल को सुकून मिल गया, मीर हसन ने फरते अकीदत से कहा। उसे ढंग के अल्फाज भी नहीं मिल रहे थे। दोनों थोड़ी देर उधर उधर की बातें करते रहे। फिर कमांडर मुख्तार ने उसे काम की बात बताकर उसका सस्पेंस ख़त्म कर ही दिया। मीर हसन, जल्दी हो, वेट लैब तक रसाई हासिल करो।
वेट लैब के बावर्चीखाने में तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मीर हसन सोच में पड़ गया। हैरियत इस मर्तबा उसकी बहनोई यूसुफ ने दरियाफ्त किया था। नहीं, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने किस तरह मेहरबानी कर दी है कि रसाई हासिल करने का ज़रिया भी मिल गया। उसने कुछ सोचते हुए कहा, वो कैसे? कमांडर मुख्तार ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मेरा भाई मीर ज़मान वहाँ बावर्ची है और हेड बावर्ची खन्ना लाल उसका पुराना साथी है। एक तरकीब जहन में आती है अगर काबिल अमल हो। क्या? यूसुफ ने बेचैनी से पूछा। अगर मीर ज़मान 15-20 दिन की छुट्टी पर चला जाए तो खन्ना लाल मुझे वहाँ रख लेगा, क्योंकि कर्नल दुबे और उसका मातहत कैप्टन ताराचंद दोनों बहुत चटोरे और गोश्त हो रहे हैं। मीर हसन ने बताया। इसमें कबाहत क्या है? कमांडर मुख्तार ने दरियाफ्त किया। अगर उसे सरहद पार पहुंचाने की गारंटी दे दी जाए तो वो हर बात मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे दिन रात एक ही लगन लगी रहती है कि जिस तरह भी मुमकिन हो वो सरहद के पार चला जाए। जब से उसके गांव में 3 लड़कियों को भारतीय उठाकर लेकर गए हैं, उसका ध्यान अपनी जवान बेटियों की तरफ से हटता ही नहीं। मीर हसन ने बताया। तुम समझो ये काम हो गया। कमांडर मुख्तार के एक और साथी ने जवाब दिया। और उसका काम वाकई हो गया। तीसरे ही रोज़ मीर ज़मान उसे खन्ना लाल से मिलाने ले गया। उसने मीर हसन का तारुफ अपने भाई की हैसियत से करवाते हुए बताया कि वो खाना पकाने में उसका भी उस्ताद है। खन्ना लाल भी खानदानी बावर्ची था, लेकिन मीर ज़मान जिस अंदाज में गोश्त पकाकर अफसरान को खिलाता था, इसके बाद से तो उसने मीर ज़मान ही को अपना उस्ताद बना लिया था। खन्ना लाल के लिए ये बात इत्मीनान का बायस थी कि मीर हसन भी फ़ौजी छावनी में ऑफिसर्स मैस में खाना पकाता है, जिसका मतलब यही था कि उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उसने बड़ी आसानी से अपने दीनीना दोस्त मीर ज़मान की छुट्टी मंजूर करवा दी और मुकामी सिक्योरिटी ऑफिसर से मीर हसन का सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। छावनी वाले मीर हसन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें बताया गया कि उसे कर्नल दुबे की खिदमत के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि उनका अपना बावर्ची 15-20 रोज़ की छुट्टी पर चला गया है और जैसे ही वो आया मीर हसन यहाँ वापस लौट आएगा। चार संभालने के पहले ही रोज़ कर्नल दुबे ने चेक कर लिया था, लेकिन जब रात को उसके हाथ का भुना हुआ गोश्त कर्नल दुबे के सामने रखा गया तो शराब के नशे में मदहोश कर्नल दुबे ने ताराचंद को हुक्म दिया था कि अब मीर हसन को मुस्तकिल उसके साथ अटैच कर दिया जाए, और अगर वो यहाँ से दिल्ली भी वापस गया तो भी वो उसको अपने साथ लेकर जाएगा। ताराचंद ने इस बात में गर्दन हिला दी। 3-4 दिन ही में वो मीर हसन के दीवाने हो गए, जिसने उन्हें ऐसे ऐसे चठारेदार सालन खिलाए कि वो उनके लिए नागुज़ेर हो चुका था। मीर हसन को बेचैनी से कमांडर मुख्तार के दूसरे हुक्म का इंतज़ार था। ये बात तो वो जानता ही था कि कमांडर मुख्तार ने उसे किसी मसलहत के तहत ही यहाँ पहुँचाया है। कमांडर मुख्तार की ये आदत थी कि वो कभी अपने किसी साथी को मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात से आगाह नहीं करता था। उन्हें उनके हिस्से की तफसीलात ही बताई और समझाई जाती थी। मीर हसन कुछ ना कुछ कर गुजरने के लिए बेकरार हो रहा था जब से उसने शमशेर नगर वाले क्रैकडाउन की तफसीलात सुनी थी। उसके लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। ये एहसास उसकी जान को आ गया था कि शमशेर नगर के बेगुनाह मुसलमानों के कातिल उसकी आंखों के सामने मौजूद हैं और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीर हसन खुदा से दिन रात यही दुआएं मांग रहा था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो उसे मैदान अमल में कूदने की इजाज़त मिल जाए। अगले ही रोज़ उसे टेलीफोन पर मीर ज़मान की जोश भरी आवाज़ सुनाई दी थी, जिसने उसे बताया था कि अल्लाह के फजलो करम से वो अपनी दोनों बेटियों समेत बाहिफाजत आज़ाद इलाके में पहुंच चुका है। तो उसके दिल पर पड़ा पत्थर भी हट गया था। अब उसके रास्ते में कोई रुकावट बाकी नहीं बची थी। अब उसे कमांडर मुख्तार के हुक्म का इंतज़ार था, जिस पर अमल करके वो अपनी बेकरारी को करार में तब्दील कर सकता था। इस रोज़ जब यूसुफ ने उसे सोपूर आने की दावत दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे यकीन था कि आज कमांडर मुख्तार ने उसे खास काम के लिए ही तलब किया है। शमशेर नगर वाले हादसे को आज 5वां रोज़ होने को आया था और ये 4 दिन जिस तरह जहांगीर ने बेचैनी से बसर किए थे, इसका हाल कुछ वो ही जान सकता था। उसे अपने तीनों साथियों समेत एक मकान के तहखाने में बंद होना पड़ा था। इस दौरान उसके 2 ठिकाने तब्दील करवाए गए थे। जहांगीर जानता था कि कमांडर मुख्तार से ज़्यादा इस इलाके को कोई और नहीं समझ सकता। कमांडर मुख्तार ने उसे बताया था कि रॉ को यकीन है कि उसके बाकी ईमानदार साथी अभी तक यहीं मौजूद हैं और उसने सोपूर के चप्पे चप्पे पर अपने टाउटों का जाल फैला दिया है। इन हालात में उन्हें सवाए देखो और इंतज़ार करो कि और कुछ नहीं करना चाहिए। जहांगीर ने इस दौरान अल्लाह ताला से एक ही इल्तिजा बार बार की थी कि वो अपने शहीद साथियों की ख्वाहिश पूरी करके उन्हें और दूसरे दर्जनों शुहदा की रूहों को तस्कीन पहुंचाने का बायस बन जाए। वो अगली मंजिल पर गामजर होने से पहले वेट लैब को इसमें मौजूद शैतानों समेत तबाह कर देना चाहता था। कमांडर मुख्तार ने भी इस इलाके में अपनी जासूसी का जाल बिछा रखा था। यही वजह थी कि उसने अभी तक जहांगीर को सिग्नल नहीं दिया था। इस रोज़ जब उसने जहांगीर को बताया कि अब कुछ अमन हो चुका है और दुश्मन ये समझने लगा है कि मुजाहिदीन यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं, तो जहांगीर ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसने ज़मीन पर कागज़ बिछाकर जहांगीर को वेट लैब और उसके नज़दीक छुपने की मुमकिन जगहों की निशानदही करने के बाद उसकी राय तलब की थी। मैं इस रेस्ट हाउस में डायनामाइट लगाऊंगा, जहांगीर ने तमाम जुज़ियात समझने के बाद कहा।
लेकिन मेरे भाई, ये हमारे होते हुए कैसे मुमकिन है? अगर अंदर ही दाखिल होना है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, कमांडर मुख्तार ने कहा। नहीं मुख्तार भाई, आपको बाहर से हमला करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह के फजल से अगर मेरी ज़िंदगी अभी बाकी है तो मुझे अपने मकसद में ज़रूर कामयाबी होगी और ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जहांगीर के लहजे में मौजूद बेपनाह एतमाद ने मुख्तार को खामोश कर दिया। दोनों खासी देर तक हमले की मनसूबाबंदी करते रहे। नज़दीक दूर से मुजाहिदीन को जमा करने के बाद उनके पास 20 मुजाहिदीन की नफरी मौजूद थी। इन लोगों के पास भी ज़्यादा मौसर हथियार नहीं थे, सिर्फ वो हथियार ही कारीगर थे जो जहांगीर और उसके साथी लेकर आए थे। मुकामी मुजाहिदीन के पास असलहा और बारूद तो कम था, लेकिन उनके हौसले कश्मीर के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों से भी बड़े और मजबूत थे। इन सब के दिलों में आग लगी हुई थी। इन सब के प्यारों को उनकी आंखों के सामने सिसका सिसका कर मारा गया था। उनका अता पता ठिकाना जानने के लिए उनके रिश्तेदारों को वेट लैब में ले जाया जाता था, और जब 15-20 रोज़ के बाद उनकी मसाशुदा लाशें किसी नाली, नदी, नाले या पहाड़ी के दामन में मिलती थीं तो उनकी शनाख्त मुश्किल हो जाती थी। उनके जिस्मों में सुराख करके उन पर तशद्दुद किया जाता था। कर्नल दुबे के लिए उनके जिस्म की हड्डियाँ एक एक करके तोड़ना मामूल की बात बनकर रह गई थी। वो सब तो न जाने कब से इस सायते सईद के मुंतज़िर थे, जब उन्हें अपने दिल के अरमान निकालने का मौका मिलता, जब उन्हें अपने प्यारों की बेरहमाना मौत का कर्ज चुकाने की मोहलत मैसर आती। जब इन लोगों के जमा होने के बाद कमांडर मुख्तार ने जहांगीर का तारुफ कराते हुए अपने मंसूबे से आगाह किया कि वो अपने नए साथी जहांगीर के हुक्म और ख्वाहिश पर राह के इस वहशत कदे को नीस्तो नाबूद करने जा रहे हैं, तो जोश, गदब और खुशी से उनके चेहरे तमतमाने लगे थे। इन्हें तो एक दिन मरना ही था। वो तो अपनी जानें हथेली पर लिए इस राह हक पर गामजन हुए थे। इस राह में शहादत तो बहरहाल उनका नसीब बनने वाली थी। जल्द या बदेर उन्हें शहीद तो होना ही था, लेकिन राह शहादत पर गामजन होने से पहले अगर उन्हें अपने दिल के अरमान निकालने का मौका मिल जाता तो उससे ज़्यादा उनकी नेक नसीबी और क्या थी। वो फर्त जज्बात से जहांगीर से बारी बारी लिपट रहे थे। थोड़ी ही देर बाद मीर हसन की आमद की इत्तला मिल गई, जिसे कमांडर मुख्तार ने किसी और जगह ठहराया था और अब वो जहांगीर के साथ उसे मिलने जा रहा था। कमांडर मुख्तार ने जिस अकीदत और मोहब्बत से उसका तारुफ कराया था, उसने मीर हसन को बेख्तियार जहांगीर से बगल गिर होने पर मजबूर कर दिया। मीर हसन भाई, वो वक्त आ गया जिसका हम सबको बेचैनी से इंतज़ार था। जब तुम्हें वहाँ भेजा गया था तब मेरे जहन में अपनी कमाईगी की वजह से कभी ये ख्याल नहीं आया था कि हम इस शैतान कदे को गारत करने के लिए हमला करेंगे, लेकिन हमारे इस मुजाहिद के हौसले और अज़म ने हमें आज ये हौसला दे ही दिया। मीर हसन, तुम्हें जहांगीर को अपने साथ वेट लैब के किचन तक ले जाना है। उसके बाद का सारा काम जहांगीर भाई करेंगे। तुम्हें उनकी हिफाजत करनी है। तुम्हारे एक साथी और कमांडर की हैसियत से मेरा ये हुक्म है कि तुम ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जहांगीर की हिफाजत करोगे। अगर कोई मुश्किल बने तो उसे बाहर सूरत जिंदा निकालने की कोशिश करना। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए, लेकिन दुनियावी तौर पर अगर हम नाकाम भी रहे तो भी हमें कोई गम नहीं कि हम इंशाल्लाह सुरहरू हो जाएंगे। कमांडर मुख्तार ने उसे समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप मुझे अपने हुक्म पर पूरा पाएंगे, मीर हसन ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। तीनों ज़मीन पर कागज़ बिछाकर बैठ गए। मीर हसन ने उन्हें वेट लैब के अंदर की एक एक तफसील से आगाह कर दिया था। यूँ दिखाई देता था जैसे वो इस अरसे के दौरान बड़ी होशियारी से अंदर की सूरत हाल का जायज़ा लेता रहा है। धमाका हेज़ मवाद और जहांगीर को अपने साथ अंदर तक ले जाने का उसने जो तरीका बताया उस पर दोनों ही आश्चर्य कर उठे। उन्होंने बारी बारी बेख्तियार अपने सीने से लगा लिया। मीर हसन कुछ देर बाद रुखसत हो गया। वेट लैब की नज़दीकी पहाड़ी के दामन में मौजूद पोस्ट पर एक मशीन गन नस्ब थी, जहां 2 सिपाही और एक हवालदार मुस्तकिल ड्यूटी दिया करते थे। यूं तो इस इलाके में मामूल की सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, लेकिन आज की सर्दी ने तो भले भलों के कसबाल निकाल दिए थे। इन बेचारों की मजबूरी ये थी कि उन्हें यहाँ अंगीठियाँ तो मिल सकती थी, ना ही उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चाय उन्हें सिर्फ दिन में 2 मरतबा मिलती थी, सुबह नाश्ते के साथ और दोपहर को। इस इलाके में RCF की ये वाहिद पोस्ट थी। उन्हें आज तक इस बात की समझ नहीं आई थी कि आखिर इस पोस्ट को यहाँ रखने का क्या जवाब है। बाकी पोस्टों पर भी आर्मी और BSF के जवान पहरा देते रहते थे, यहाँ भी उन्हीं को ड्यूटी क्यों नहीं सौंप दी गई। उनकी वाहिद उम्मीद वो बकरवाल कश्मीरी थे जो कभी कभी अपनी भेड़ बकरियाँ चराते इस तरफ आ निकलते थे, और जब वो कहवा या चाय बनाते तो जज्बा हैसगाली के तहत उन्हें भी पेश कर दिया करते थे। इसकी वजह इस इलाके पर उनकी हुकूमत भी थी, क्योंकि कानूनन तो यहाँ बकरियाँ चराना मना नहीं होता था, लेकिन अमूमन ये पोस्ट वालों की मर्ज़ी पर मुनहसिर होता। अगर वो चाहते तो इन बेचारों को वापस पका दिया करते थे। 3-4 रोज़ से इस तरफ कोई बकरवाल भी दिखाई नहीं दिया था। आज जब दोपहर के बाद उन्हें कुछ फासले पर चंद बकरियां दिखाई दी तो हवालदार मक्खनलाल के नीम मुर्दा चेहरे पर रौनक आ गई। लो भाई, भगवान ने आज हमारी 4 रोज़ बाद सुन ही ली। उसने अपने एक नौजवान को इस तरफ भेजा कि अगर तो ये लोग अपनी मर्ज़ी से चाय वगैरह दे दें तो ठीक है, बस सूरत दीगर ज़बरदस्ती भी करनी पड़े तो कर लेना, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। यहाँ हमारी माँ तो नहीं बैठी जो हमें चाय दूध का पूछेगी। सर आप मुतमईन रहीं,
ये सारे दिन में 10 मरतबा यहाँ चाय बनाते हैं, मेरी शक्ल देखकर ही मान जाएंगे, सिपाही कन्हैया ने कहा। बस अब जा, ज़्यादा बातें न कर, सर्दी में ज़्यादा मुंह खोला तो बर्फीली हवा अंदर जाने से नमूनिया हो जाएगा, हवालदार मक्खन लाल ने कहकहा लगाया। कन्हैया अपनी राइफल संभालता उस तरफ चल दिया। कदरे ऊंचाई पर उसे कुछ भेड़ बकरियां दिखाई दी और 4 बकरवाल भी दिखाई दिए, जो एक कोने में दरख्त के नीचे ईंटों का चूल्हा बनाकर शायद कुछ पका रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र कन्हैया पर पड़ी वो मुहतात हो गए। आप महाराज, आइए महाराज, जय हिंद जय हिंद। उनमें से एक ने, जो उम्र में सबसे बड़ा था, उसे देखते ही चापलूसी इख्तियार कर ली। जय हिंद, कौन लोग हो तुम, किस गांव से आए हो? कन्हैया ने अकड़ने की अदाकारी करते हुए कहा।